इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में और यहाँ के कद्दावर नेता हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल सिर्फ हरदोई के नहीं बल्कि प्रदेश में वैश्य समाज के भी बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरेश जी, आखिर ऐसा क्या वजह है कि हरदोई में जहां नरेश अग्रवाल होते हैं जीत उसी तरफ होती है? ये हरदोई की जनता का प्रेम है, लगाव है। हमने पॉलिटिक्स में स्वच्छता को रखा, अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाया, लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ कि नरेश जी जो कहेंगे वो होगा। और मैंने जो कुछ किया वो रह के मंत्री रह के उत्तर प्रदेश में, एमपी रह के केंद्र में, मैंने जनता के बीच इस बात को छोड़ा है कि कोई नेता हरदोई में भी पैदा हो सकता है। और हरदोई के लोगों का सबसे ज़्यादा गर्व इस बात पे है कि पूरे देश में कहीं भी हरदोई का नाम लेते हैं तो मेरा नाम साथ में जुड़ के आता है। तो उनको गौरव लगता है कि कम से कम एक हमारे हरदोई में बेटा तो है जो पूरे देश में हरदोई का नाम किए हुए। मेरे ख्याल यही सबसे बड़ी। हरदोई सदर सीट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपकी परंपरागत सीट मानी जाती है। आपके पिताजी ने यहाँ से राजनीति शुरू की, उसके बाद आपने उस राजनीति को आगे बढ़ाया और फिर आपने अपनी सीट की, जो विधानसभा की सीट थी, उसकी राजनीति को आपने अपने बेटे को सौंप दिया। कभी यहाँ पर बीजेपी का कमल नहीं खिला, इस बार आप कमल लेके झंडा बुलंद किए हुए हैं। इसका दोष तो समाजवादी पार्टी पे जाता है। मेरा राज्यसभा का टिकट न काटा होता, हमको जलील न किया होता तो हम बीजेपी में नहीं जाते, झंडा समाजवादी का बुलंद रहता। लेकिन उन्होंने जलील किया और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह हमको प्यार किया तो उसके बाद मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मैं जिंदगी में जलील होने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सर उठा के बात करने के लिए राजनीति करता हूं। और आज हरदोई में हम भाजपा में आए हैं तो भाजपा को भी लगा है कि हरदोई में हम मजबूत हुए हैं। और मैं तो अब अपनी जिंदगी, मैंने बेटे भी कह दिया है कि जीवन में कभी भी राजनीति क्षेत्रीय दलों के साथ न करना, राष्ट्रीय दल के साथ करना, अगर भविष्य ठीक रखना है। राष्ट्रीय दल के साथ भी आपने राजनीति शुरू की थी, कांग्रेस के से पहली बार आप विधायक बने थे, और आखिर क्या वजह रही कि क्षेत्रीय दलों की तरफ मूव करना पड़ गया आपको? देखिए, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि खाली एक जाति को अगर कांग्रेस उस समय बढ़ावा दे रही थी तो दूसरे को ठेस पहुंचनी चाहिए कि नहीं। 34 एमएलए में 22 एमएलए हमारे साथ, हम हाथ जोड़े घूम रहे हैं कि साहब 22 हमारे साथ हैं तो आप चुनाव एमएलए से करा दी, सेल्फी लेटर कौन होगा। लेकिन नहीं, नरेश नहीं बनेंगे तो फिर रिवेंज हर एक के बीच में आता। उसी का नतीजा था लोकतांत्रिक कांग्रेस। उसी का नतीजा कांग्रेस खत्म हो गई, लोकतांत्रिक नहीं थी। हाँ। जिस दिन से हमने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलके कांग्रेस को बेच दिया, खत्म कर दिया। सिर्फ अपनी सीट के लिए उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया। आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो आपने एक मंच से बयान दिया था, उस समय बोला आपने कि मैं, ये बनिया पार्टी है, बनियों की पार्टी है बीजेपी, और मैंने आज अपनी पार्टी में, अपने घर में मैं वापस आ गया हूं। इतनी देर क्यों कर दी? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, क्योंकि हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में रहा। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस से एमपी हुए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हुए। उसके बाद मेरे पिताजी कांग्रेस से जीतते रहे, मैं भी कांग्रेस से, राजनीति का जन्म तो हमारा कांग्रेस से हुआ है। उस समय बीजेपी थी कहाँ? हम जब 80 में जीत के आए उस समय बीजेपी तो नकड़ के बराबर थी। तो हम राष्ट्रीय दल के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण समाप्त हो गई। आपके हमारे मुझे क्षेत्रीय दल में जाना पड़ा। बिल्कुल। और उस क्षेत्रीय दल में मुलायम तक तो हमने देखा कि उन्होंने हर जात के नेता को बढ़ाया। लेकिन इस समय जो समाजवादी पार्टी कर रहे हैं उसमें समाजवाद है ही कहाँ? उसमें तो लड़कपनवाद ज्यादा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि सर्व समाज को जोड़ के चल रहे हैं, सारे ओबीसी नेताओं को उन्होंने एकजुट किया है। खाली ओबीसी समाज के नेता? ये मुलायम सिंह जी तो हर जात के लेते थे। हमको सिर्फ समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के अलावा दूसरे नेता का नाम बना दो जिसको सुनने के लिए 100 आदमी इकट्ठा हो जाए।
100 आदमी जिनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाए, उस नेता का नाम बता देते टीम को। अखिलेश जी ने तो जयंत चौधरी को जोड़ लिया, जाट के बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ लिया, मौर्य के बड़े नेता हैं। राजभर को जोड़ लिया। तो इन सबको दौड़ा क्यों नहीं करा रहे हो? जोड़ तो लिया, इन सबको दौड़ा भी तो करा। हम तो उस दिन देख रहे थे कि जयंत चौधरी अखिलेश से कह रहे थे कि हमारे लिए ये कह दो, हमारे लिए ये कह दो। अब अगर जयंत जी बहुत बड़े नेता थे तो अखिलेश, उनकी ज्वाइंट मीटिंग में वो अखिलेश से कह रहे थे कि ये भी मेरे लिए कह दो, ये भी मेरे लिए कह दो। ये बड़े नेता का कोई अगर बहुत बड़ा, अब हम वैश्य जात में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में हम किसी से कहें कि हमारे लिए ये कह दो, हमारे लिए ये कह दो, तो हम किस बात के नेता है? ये पिताजी की कमाई रकम को खाने वाले लोग नेता नहीं हो सकते। नेता बनने के लिए अपने आप भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश के साथ में बाकी नेता जुड़ रहे हैं, जो वो नेता हैं जो कभी 2017 में बीजेपी के खेमे में आए थे, आज वो नेता अखिलेश के साथ में जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अखिलेश कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे तो उभरे हैं? देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई सीधे सीधे भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन की हो रही है। बीएसपी बिल्कुल समाप्ति की ओर है, कांग्रेस बिल्कुल समाप्त की ओर है। उसका फायदा कुछ अखिलेश को मिलेगा जरूर, क्योंकि जो हमारा निगेटिव है वो उनके साथ जा रहा है। लेकिन आप ये भी तो सुन लीजिए, भाजपा में जब हाउसफुल है तो फिर आदमी तो उस पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाएगा जहां सीट मिल जाए। तो यहाँ तो फुल हाउस था, तो आदमी कहाँ जाते हैं? इसका मतलब ही ना समझिए कि किसी की पॉपुलरिटी की वजह से लोग वहां जा रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं लोगों के पास था, इस माने वहां गए। आप कांग्रेस में भी रहे, बसपा से राज्यसभा सांसद भी रहे, आपने अपने बेटे को बसपा से टिकट भी लड़ा के जितवाया, विधानसभा पहुंचवाया, फिर सपा की साइकिल पे सवारी की, सपा से राज्यसभा सांसद रहे, अब बीजेपी में। चारों पार्टियों में ऐसा क्या डिफरेंस नजर आता है आपको जिसको देखकर बीजेपी आपको बेहतर लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जनता उस चीज को देखेगी? क्योंकि राजनीति का एक बहुत बड़ा अनुभव है और मैं निष्पक्ष जवाब चाहता हूं। नहीं, देखिए, कांग्रेस में भी अगर एक नेता नाराज हो जाता था तो दूसरा नेता बचाने वाला भी होता था जो हमारी वकालत कर देता था। भाजपा में भी अगर एक नेता कोई नाराज हो जाए तो अन्य नेता तुम्हें बचाने वाले। क्षेत्रीय दल में तो अगर नाराज हो गए तो तुम खत्म हो गए राजनीति से, और क्षेत्रीय दल में उन्हीं का परिवार बढ़ेगा। हमारे राजनीतिक गुण से हमको आगे कहां बढ़ने का मौका मिलेगा? भाई मुलायम सिंह जी थे, वहां जो कुछ था उनके परिवार के में था। बहन जी क्या था, बहन जी ने जो था अपने इर्द गिर्द रखा। तो वहां बढ़ने का मौका, कहां बढ़ने का मौका? तो इस मारे मैंने कहा कि वैश्य समाज को अगर आज भी कहीं राजनीति में संरक्षण है या राजनीति में उसका सम्मान है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप परिवारवाद का सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी में वो परिवारवाद ना होने का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा, राज्यसभा नहीं मिली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस समय उनके सामने कोई मजबूरी हो सकता हमारी टेस्टिंग हो रही हो कि नरेश और राज्यसभा न दो, देखें अपनी कहाँ जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है, मुझे एमएलए एमपी होता ना होता, एमएलए एमपी की वो आज अधिकार नहीं है जो हमको है। हम जब चाहते प्रधानमंत्री जी से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं अमित शाह जी से मिल लेते हैं, नड्डा जी मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में बंसल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे सबने बहुत सम्मान दिया। और ये ठीक है, मैं सबसे सीनियर भी हूँ, तो उस सीनियरिटी का सम्मान मिल रहा है। तो आज मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा मैं कोई पद पे ना हूँ। आज हरदोई में जोर घुस रहा है, जो घुसेगा नरेश के अलावा उसको दूसरा विकल्प मिलेगा नहीं। मीडिया वाले भी आते हैं कि नरेश जी का इंटरव्यू ले लो, विपक्ष वाले आते हैं हम ही गाली देते हैं, हम तो लड़ भी नहीं रहे हैं। दूसरे क्षेत्र में भाषण देंगे, हमारे खिलाफ भाषण देंगे। तो ये पॉलिटिक्स में सफलता की कुंजी है, मैं इसको मानता हूं। अगर विवादित आप हैं और आपके विरोध में लोग बोल रहे हैं, समझ लीजिए आप सफल राजनीति। हम वैश्य समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश में के वैश्य समाज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्या लगता है कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से, चाहे वो कोविड का की वजह मान लीजिए या फिर कुछ और,
क्या लगता है कि वैश्य समाज में कहीं नाराजगी है, जिस तरह से व्यापार खत्म हुए या जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देख के आपको लगता है कि कुछ नाराजगी है? कोविड ने बहुत नुकसान किया, खाली वैश्य समाज का नहीं, पूरे देश का बहुत नुकसान हुआ। हम इकोनॉमिकली के भी नीचे गए, पॉलिटिकली भी नीचे गए, वैश्य समाज का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप सोच लीजिए, वैश्य समाज हिंदू धर्म का भीरू है। हिंदू धर्म को कोई जिंदा रखे तो वैश्य समाज जिंदा रखे। और वैश्य समाज ये जानता है कि अगर हमने समाज को जिंदा न रखा तो हिंदुस्तान के सामने वही समस्या आ जाएगी। हिंदुस्तान ने 3.5 साल मुसलमानों का शासन झेला है, हिंदुस्तान ने 200 साल अंग्रेजों का शासन झेला है। तो हम नहीं चाहते कि हम फिर मुसलमानों के गुलाम हों या फिर अंग्रेजों के गुलाम हों। हमारा समाज हिंदू को रखना चाहता है। बिल्कुल, आप हिंदू और मुसलमान पर आ गए तो बात अब वहीं पर कर लेते हैं। जब पहले पेज के चुनाव हुआ तब कैराना का पलायन, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात हुई। दूसरा चुनाव आ रहा है तो अब कब्रिस्तान की दीवारों की बातें हो रही हैं, आजम खान की बातें हो रही हैं। साथ ही रहे आपके पुराने? नहीं, मेरा आजम खान जी से कुछ मामलों में बहुत विवाद था। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे, आप कोई मुसलमान तो थे नहीं, आप कन्वर्टेड हुए हैं, और उसके बाद आप सीधे सीधे वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान वाले भी भाषा नहीं बोलते, तो वो हिंदुस्तान के हित में नहीं था। ठीक है, मुसलमान के पक्ष में बोलो, लेकिन हिंदू को अगर हेटेड मान के चलोगे तो मैं आजम खान से इस बारे मेरा विवाद था, बस इससे मेरा विवाद रहा इन सब चीजों में। लेकिन मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ वो इस बारे बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, उन्हें मोदी और योगी को हटाना है। तो ये भी सोच लो, उसका रिएक्शन भी होता है, भाई मोदी और योगी क्यों हटाना? इतना बता दें, मोदी जी की कौन सी योजना मुसलमानों ने नहीं ली? कौन सी एक योजना को बता दो जिसका लाभ मुसलमान को न, मतलब कि सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला। उनकी लाभ लेते हुए तो मोदी जी हेटेड नहीं थे, योगी जी के कानून व्यवस्था सब में तो हेटेड नहीं थे। और सिर्फ आज इस मारे कि हिंदू जात में जन्म लिया है, इस मारे हमें उन्हें हटाना है। और वो मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो बराबर सबको रखते हैं। तो अगर आप मुसलमान ये सोच के चलेंगे तो हिंदू भी ये सोच के चलेगा कि मोदी योगी ही हमारे देश में मोदी रहे, प्रदेश में योगी रहे, ये मान के चलेगा। आखिर आजम खान में ऐसी क्या खासियत थी कि सपा प्रमुख चाहे मुलायम सिंह रहे हों चाहे अखिलेश रहे हों, और दोनों के बड़े प्रिय रहे वो? मतलब क्या इस्तेमाल होता था, उनकी स्पीचेस इस तरीके की होती हैं, उससे उसका फायदा मिलता है? मैंने मुलायम सिंह जी से भी कई बार कहा और अखिलेश जी से मैंने कहा था कि मुसलमान आजम की वजह से आपको वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान नेताजी की वजह से आपको वोट दे रहा है। मैंने नेताजी से कहा कि ये गलतफहमी मत रहिए कि मुसलमान आजम खां की वजह से। अभी नगर पालिका के जब चुनाव हुए थे पिछले बार, तो आजम खां की ससुराल बिल्लाग्राम है, आजम खां के साले को टिकट दिया गया अखिलेश जी ने। मैंने कहा मत दीजिए, आजम के साला नहीं जीतेंगे यहाँ से। अखिलेश जी नहीं माने, उनके साले की जमानत जब्त हो गई बिल्लाग्राम से। तो वही मुसलमान बाहुल है बिल्लाग्राम, तो जब उनके साले की जमानत हो गई तो मुसलमान आजम कहने कहाँ देता। हम तो आजम का खुल के विरोध करते थे। चीफ मिनिस्टर 1-1 घंटा इस मारे वेट करे कि आजम खान नहीं आए हैं, तुम्हारी कैबिनेट नहीं शुरू होगी। ये तो इंसल्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी। भाई अगर मंत्री 1 घंटा मुख्यमंत्री को वेट कराएगा तो मुख्यमंत्री किस बात के हुए? आजम खान नाराज हो जाएंगे, मुख्यमंत्री उनके घर मनाने जाएंगे, तो तुम खुद ही अपने कद को छोटा कर रहे हो। कद अपना बड़ा अपने आप किया जाता है। ठीक है, हम सम्मान देंगे, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का अनादर नहीं होने देंगे। कुर्सी आपको सम्मान दे रही है, आप कुर्सी को नहीं सम्मान दे रहे हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, अखिलेश जी को भी बात सोचनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजम भाई को करीब 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब की अखिलेश जी देखो मिलने नहीं गए आजम खान से ज्यादा। अब क्या कारण था मैं नहीं कर सकता हूं। अगर अखिलेश की सोच है कि आजम की वजह से हमको वोट मिल रहा है,
तो मांगे पॉलिटिकल सोच नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ में जिस तरह से पिछड़े नेता गए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास 2014, 2017, 2019 में एक पिछड़ा बहुत अच्छा वोट बैंक उसके साथ में मिला था और उसके बाद उसी के वजह से एक प्रचंड जीत हुई थी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी सीट हरदोई पर भी पासी वोट बहुत ज्यादा है, जाटव वोट भी है, मतलब दलित वोट कह लीजिए उसको, और इसके अलावा पिछड़ा वोट भी है अच्छा खासा। क्या लगता है पिछड़ा वोट इस बार बीजेपी को उस तरह से मिलेगा जो 2017 में या 2019 क्यों कट जाएगा हम समझ नहीं पाए। स्वामी प्रसाद जी अगर इतने बड़े नेता थे तो उन्होंने अपनी एमएलए सीट क्यों बदली और उस सीट से क्यों नहीं लड़ रहा है? उन्हें अपनी हिफाजत के लिए, उन्हें अपनी बेटी को एमपी बनाना है, अपने बेटे को एमएलए बनाना है, इस मारे पार्टी छोड़ के जाएंगे। तो गलतफहमी मौर्य जी ने रखे कि उनके साथ मौर्य समाज, अपने परिवार के लिए तुम अगर अपनी जात को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जो उनसे बड़े उप मुख्यमंत्री, अगर हम कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं तो अखिलेश जी घोषणा करें कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जबकि संविधान में नहीं पद है, लेकिन करे तो कुछ घोषणा उनके लिए। अरे मंत्री तो हमारे यहाँ भी थे, सिर्फ इस मारे चलेगा कि तुम्हारे लड़के को हम टिकट नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे लड़के की तो एमपी बना ही चुके थे, अब तुम लड़के को बताओ उसके बाद पोते को बना दो। तो ये भाजपा में नहीं चलने वाला। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? क्योंकि माना जा रहा है कि पहले फेज के में एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है बीजेपी को, एक चर्चा चल रही है मीडिया में भी एक ये चर्चा काफी बनी हुई है कि जाट नाराज है, किसान नाराज है क्या वाकई? नहीं, क्या मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? हमें तो दिखाई दे रहा है जाट पर चुनाव हो रहा है कि जाट उनके साथ चला गया, मुसलमान उनके साथ चला गया। कोई मुद्दों तो आपने अभी तक मुद्दा हम तो नहीं पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो हम तक मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा तो मुद्दा बताए क्या? हमारा सीधा मुद्दा है कि अगर हिंदुस्तान को जिंदा रखना, सुरक्षित रखना है तो मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री होना जरूरी है। विश्व में और देश में आज मोदी जी के कद का कोई है नहीं। राहुल जी अभी बहुत छोटे कद में। राहुल ने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करी थी कि 2009 में जब प्रधानमंत्री बनना था उनको खुद बन जाना चाहिए। एक 6 महीने साल भर आलोचना होती, उसके बाद तो नेता हो जाते। जब पद पे बैठ जाओ नेता हो गए, अखिलेश चीफ मिनिस्टर बन गए तो नेता हो गए, अगर न चीफ मिनिस्टर तो काहे के नेता होते। तो ये आज मोदी जी का जो कद है उस कद के बराबर आने की तो कोशिश, मैं हरदम कहता हूं लकीर खींचने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे, बड़ी लकीर खींचने से बड़े होगे। तो पहले बड़ी लकीर खींचने की बात करो। हरदोई में जो लोग लड़ते हैं, हम कहते हैं कि नरेश के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी, तो नरेश से बड़ा कद तो बनाओ अपना, विश्वास तो जनता में लो। तो ये चुनाव तो मुझे मुद्दों पे दिखाई नहीं दे रहा है, चुनाव तो टोटल जातिवाद का दिखाई दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर उसके में जबरदस्त बेहतर हुआ और विकास हुआ, अलग अलग जगह पे सड़कें बनी और तमाम तरीके के उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, संकल्प पत्र में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बना है? नहीं, कानून मुद्दा तो प्रदेश का मुद्दा है ही। ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अपराधी हाथ उठा के थानों पे जाए कि साहब हमको जेल भेज दीजिए, जहाँ अपराधी के लिए 2 ही जगह हो, जेल या ईश्वर के पास, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी। इसमें बल्कि हमारा वर्कर इस बात से कुछ नाराज हुआ कि अधिकारियों को ज्यादा पावर दे दी गई, लेकिन एक कानून व्यवस्था तो हुई। मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश की सरकार में क्या कानून व्यवस्था थी? पूरे साल दंगे प्रदेश में चलते थे। बरेली में 1 महीना दंगा हुआ, तुम 1 महीने दंगे को काबू नहीं कर पाए। तुम्हारा डीजी 1 महीना बरेली में पड़ा रहा और बरेली में दंगे होते रहे। मुजफ्फरनगर में मुलजिमों को थाने से छोड़ दिया जाए, ये कानून व्यवस्था है। तब थाने वो चलाते थे, अब थाने एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो कानून व्यवस्था हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा ये भी मुद्दा है कि हम गरीब को ऊंचे कैसे उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि हो, आज तक देश में किसान को कहाँ सम्मान मिले, अब तो दूनी करने की हमने बात कर दी। जहाँ तक आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी का खाद्यान्न योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी का
चिकित्सा ले लीजिए, तो सब योजनाएं हमारी चल रही हैं। सपा बताए उन्हें वो सिर्फ मुफ्त की बात सब कर रहे हैं कि हम आएंगे ये मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त दे दोगे। कभी जोड़ा बजट कितने लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का है, और जो मुफ्त में घोषणा कर रहे हो वो कितने लाख करोड़ की। नहीं, बीजेपी भी अब बोल रही है कि हम मुफ्त में हम टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल फोन देंगे। कांग्रेस की ने स्कूटी बांटी तो हम स्कूटी भी देंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये परंपरा को बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि अगर विकास करना है तो बजट का, वैसे भी हिंदुस्तान में टोटल 8% लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिसमें 3% जनरल पब्लिक, 5% जो नौकरी कर रहे हैं उनकी उससे करता है। आप सोच लीजिए, देश की आबादी का 3% से टैक्स देगा, प्रदेश की आमदनी का जरिया क्या रह गया? अगर पेट्रोलियम ना हो तो प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो जाए। प्रदेश पर पैसा कहाँ से आएगा? इसी बारे जीएसटी को कोई प्रदेश नहीं राजी हुआ कि हम जीएसटी। अब तो फ्री में बिजली देने की बात चल रही है। आप तो ऊर्जा मंत्री रहे प्रदेश में, कई सालों तक आपने ऊर्जा का विभाग देखा। अब 300 यूनिट फ्री करने की बात चल रही है। बीजेपी कह रही है कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। हम जब ऊर्जा विभाग छोड़ के आए थे तो 0% कर्जा वो थे। कल्याण सिंह जी ने जब ट्राइफरकेशन की स्वीकृति दी थी तो पूरा जो कर्जा था सरकार ने बियर कर लिया था। आज ऊर्जा विभाग की हालत देखो क्या है। हम जब ऊर्जा मंत्री से हटे थे तब उत्तर प्रदेश में 63 लाख करोड़ का 63 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज 2,65,000 करोड़ का कर्जा उत्तर प्रदेश। 7 लाख का बजट, उसमें 2,65,000 कर्जा, ब्याज जोड़ लीजिए कितना होगा। ये तो प्रधानमंत्री अगर पैसा देते तो उत्तर प्रदेश का हालत और खराब हो जाए। मेरी उस दिन प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, नरेश जी उत्तर प्रदेश में अभी विकास करने का बहुत समय है, उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की बहुत आशाएं हैं और हम उत्तर प्रदेश में 5-6 और हाईवे देंगे। एक उत्तर प्रदेश के जिले को हाईवे से कनेक्ट कर देंगे, जिससे आवागमन अगर सही हो गया। मैं तो खुद ही देख रहा हूँ, गंगा एक्सप्रेस वे हमारे हरदोई से जा रही, करीब 70 किलोमीटर निकल के, और जिस दिन मेरठ प्रयागराज बन गई उस दिन हरदोई का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। एक तो जमीन की कास्ट वैसे ही वहाँ 4 गुना बढ़ जाती है, दूसरा जब आवागमन ज़्यादा बढ़ता है तो लोगों को नौकरी करने का, व्यापार करने का तमाम साधन मिल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है? संकल्प पत्र में बोला गया है कि हर घर से 100 रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो 2014 में तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी, लेकिन वो रोजगार दिखा नहीं। क्या लगता है कि क्या आदमी लोग रोजगार का मतलब समझते हैं सरकारी नौकरी। एक हमारे देश में ये लोगों की भावना बन गई है कि रोजगार माने सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी कब तक, कहां तक दी जाएंगी? अब अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को रखा तो क्या वो नौकरी नहीं हुई? हम उनको तनख्वाह तो महीने की दे रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाता है, उस आदमी को काम करना पड़ता है। और वैसे सरकारी दामाद हो जाओ तो फिर सरकार को काम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है हमने रोजगार के अवसर में कमी करी हो, हमने लोगों को आगे बढ़ाया। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनी, गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, ये दिल्ली लखनऊ हाईवे पूरा बनने जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी और भी कुछ योजनाएं देने जा रहे हैं सड़कों की। तो जब ये सब मार्ग बन जाएंगे तो आप खुद ही बताइए, जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आज हमें दिल्ली जाना होता है तो हम लखनऊ से कार से दिल्ली निकल जाते हैं, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं आराम से। तो अगर हमारा समय घट रहा है, पहुंच जल्दी रहेगा तो निश्चित ही डेवलपमेंट ज्यादा होगा। नरेश जी, मेरा आपसे सीधा और आखिरी सवाल कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनेगा या फिर जाति और धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति पर ये चुनाव सातों फेज निकलेंगे? हम तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं है, हम इसके बड़े विरोधी हैं। हमने हरदोई में भी मुसलमानों से कहा कि अगर आप सपा को इस मारे वोट देंगे कि हम मुसलमान हैं, हमें वोट देना है, तो नरेश से भी बहुत आशा मत करना। हमने कहा हम तो भाजपा में आए तो 4 साल में तुम्हें तो कानून व्यवस्था हमने अच्छी दी है, तुम्हारा नुकसान कहां पर से हुआ है?
तो मैं उत्तर प्रदेश के और देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा नुकसान कहां हुआ है? लेकिन अगर मुसलमान ये सोचे कि उसके बदौलत सरकार चलेगी, वो अपने रिमोट से सरकार चलाएगा, तो ये जान के चलो फिर हिंदू भी अपने रिमोट से सरकार चलाएगा। ये मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति अगर नहीं बंद हुई तो हिंदू भी जागरूक हो चुका है और हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं आने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। नरेश अग्रवाल जी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिए। दिल में जो होता है वही जुबान पर आता है, यही खासियत है नरेश अग्रवाल की। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ प्रशांत गुप्ता, हरदोई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।